दोस्तों, दैनिक ट्रिब्यून की यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर जोगिंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे कार्यक्रम कैंपस वाणी में आज के मेहमान हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर अरुण कुमार ग्रोवर। प्रोफेसर अरुण कुमार ग्रोवर एक जाने पहचाने नाम हैं, शिक्षाविद हैं और जिनसे आज हम बात करेंगे वो बात करेंगे नई शिक्षा नीति और यूजीसी के रेगुलेशंस पर। प्रोफेसर ग्रोवर 2 बार के वाइस चांसलर रहे हैं और इस क्षेत्र में उनकी अच्छी गहरी पकड़ है। आइए अब विस्तार पूर्वक इन दोनों विषयों पर हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद जोगिंदर जी। आप एनईपी और बनाम एनपीई यानी 2020 की नई शिक्षा नीति और 1986 की नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, इसमें क्या डिफरेंस देखते हैं और इन बदलावों को कैसे देखते हैं जो आज शिक्षा के उसमें क्षेत्र में आ रहे हैं? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 में जब दी गई तो उस समय जो इम्पोर्टेंट बदलाव आया वो ये था कि जो ग्रेजुएशन 12वीं कक्षा के बाद पहले 2 साल की होती थी उसको 3 साल का कर दिया गया और जो पोस्ट ग्रेजुएशन थी वो 2 साल की जैसे थी वैसे ही रही। तो जो हमारा हायर एजुकेशन था जो 17वें साल की एजुकेशन बन गया, जो पहले 16 साल पे खत्म 16 होता था, 1 साल बढ़ गया। 1 साल बढ़ गया। पर वो बदलाव करने पर भी हमारा जो हायर एजुकेशन का सिस्टम है वो ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम के साथ अलाइन नहीं हो पाया। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो एक ऐसा प्रयास है कि ताकि हमारा उच्च शिक्षा का जो फ्रेमवर्क है वो ग्लोबल हायर एजुकेशन के फ्रेमवर्क से अलाइन यानी हो जाए। एजुकेशन का इंटरनेशनलाइजेशन हो जाए। नो, इंटरनेशनलाइजेशन कहना तो गलत है, फ्रेमवर्क जो है वो उसके साथ अलाइन हो जाए। इट इज नॉट इंटर, इट इज जस्ट अलाइनमेंट, डिफरेंट फ्रॉम इंटरनेशनलाइजेशन। हमारा एजुकेशन सिस्टम अंग्रेज़ों कॉलोनियल टाइम में जब पहली 3 यूनिवर्सिटीज़ बनी तब से शुरू हुआ। उस टाइम पे हमारा जो उच्च शिक्षा का था वो स्कूल 10वें साल की स्कूलिंग के बाद शुरू होता था और उसमें 2 साल का पहले एफए था, 2 साल का बीए था और कहीं कहीं एमए भी था। तो इंग्लैंड में एक ओ लेवल होता था और एक एडवांस्ड स्कूल लेवल होता था, ओ और ए लेवल। तो इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज़ में खासकर कैम्ब्रिज में एक ऐसा सिस्टम था जिसको बोलते हैं ट्राइपोज सिस्टम। उसमें ए लेवल के बाद 12वीं के बाद 3 साल स्पेंड करना ज़रूरी था टू गेट ए ग्रेजुएशन डिग्री इन ए स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ ए ग्रेजुएशन डिग्री जो ब्रॉडली बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर करती है। तो अगर आपको प्रोफेशनल एजुकेशन चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, चाहे वो मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, लॉ है या इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट है, कॉमर्स है, हर एक चीज़ में अगर आपको प्रोफेशनल एजुकेशन चाहिए वो कैम्ब्रिज में वाया दिस ट्राइपोज लेवल एक तरह की एक ही लेवल पे थी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तब भी नहीं था, 86 के बाद भी नहीं था। और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वी हैव ट्राइड टू अलाइन इट आवरसेल्व्स नॉट ओनली टू प्रैक्टिस इन इंग्लैंड बट ऑल्सो आफ्टर द वॉर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, दैट इज द एजुकेशन सिस्टम दैट इज प्रैक्टिस्ड इन अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लेटर ऑन जापान, साउथ ईस्ट एशिया, सब जगह। वो क्या है कि 12वीं के बाद 4 साल का ग्रेजुएशन होगा, चाहे वो 4 साल का ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में हो, इंजीनियरिंग में हो, मेडिसिन में हो, कॉमर्स या मैनेजमेंट में हो, लॉ में हो, फार्मेसी हो, कुछ हो, 4 साल की एजुकेशन इमर्ज एज ए गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर गेटिंग ए ग्रेजुएशन डिग्री इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिसिप्लिन। तो हमने भी उस अलाइनमेंट की तरफ एक कदम बढ़ाया और कहा कि हमारे कॉलेजेस में भी
ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि आप 3 की जगह 4 साल लगा के ग्रेजुएशन डिग्री लें। जो चौथा साल है दैट मेक्स इट सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मीन्स आप एक ब्रॉड बेस से आते हैं, फिर उसको नैरो करते जाते हैं, स्पेशलाइज करते जाते हैं, ताकि कॉलेज एजुकेशन irrespective of any discipline is a professional degree equivalent in all disciplines. और क्योंकि आजकल majority of the jobs are in service sector, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड दुनिया में श्रिंक हो गया है जी, तो सर्विस सेक्टर किसी भी हो, आप इकोनॉमिस्ट हैं, एक प्रोफेशनल तैयार मिले उनको, प्रोफेशनल, so professional in any discipline is what a college product in India is equivalent to a professional elsewhere, anywhere in the world, including Europe, America, China, and whatever. So this is the real big change. इसी की बैकग्राउंड में बाकी सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि हम सडनली सारे सब्जेक्ट्स में टीचर्स प्रोवाइड कर नहीं सकते, तो हमने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी को फैसिलिटेट करने के लिए हमने नए नए कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए. Academic bank of credit, you can take online courses, give online exams. ये अपनी फैसिलिटेशन के लिए, ताकि हम क्विकली ये इम्प्लीमेंट कर सकें, हमने नए नए कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए. ये कॉन्सेप्ट्स को स्टेट यूनिवर्सिटी में लाने में काफ़ी देर लगेगी, क्योंकि जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है, इट टुक 15-20 years टू स्टार्ट गेटिंग इम्प्लीमेंटेड. उसी टाइम स्केल पे जो न्यू कॉन्सेप्ट्स इन NPE विल गेट इम्प्लीमेंटेड. पर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, जो आज की डेट में आर ट्वाइस इन नंबर देन द स्टेट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया, दे विल इम्प्लीमेंट इट मच फास्टर. सो जैसे आज की डेट में इट इज़ द पब्लिक स्कूल्स इन इंडिया विच आर गिविंग यू द आउटपुट ऑफ स्कूल लीवर्स इन इंडिया. धीरे धीरे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया विल हैव ए लार्जर कॉन्ट्रीब्यूशन in terms of professional graduates that the India would give. So ये NPE के सारे नए aspects on a shorter time scale लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में इम्प्लीमेंट होते हुए हमें दिखेंगे. NEP में एक बड़ा अच्छा फीचर है कि 4 साल की अगर आपकी डिग्री है तो फर्स्ट ईयर में आप 1 साल का अगर पढ़ाई करते हैं, किसी कारण से बीच में छूट जाती है, तो आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा. सेकेंड ईयर में अगर आप छोड़ते हैं कंप्लीट करके तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और थर्ड ईयर में डिग्री. ये नए कॉन्सेप्ट्स इसलिए इंट्रोड्यूस करने पड़े क्योंकि आज 21st सेंचुरी में एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग एजुकेशन एक्सरसाइज. ये नहीं कि आपने एक दफ़ा ग्रेजुएशन कर ली और उसके बेसिस पे आपकी ज़िंदगी चल सकती है. आपको कंटिन्यूसली इन द बैकड्रॉप ऑफ न्यूअर डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, न्यूअर डेवलपमेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, आपको कंटिन्यूसली अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा. सो यू एंटर द कॉलेज एनीवेयर, यू एग्जिट द कॉलेज एनीवेयर. आपको रिपीटेडली अपने आप को स्किल करने के लिए कॉलेजेस के साथ you are as if you are a lifelong student of one or the other higher education institution. इससे आप छूट नहीं सकते. Even when you have a job and you are working, to retain job you need to improve your skills. And how will you improve your skills? या तो आपको पार्ट टाइम एजुकेशन लेनी पड़ेगी या ऑनलाइन एजुकेशन लेनी पड़ेगी. इसके मध्य रिजल्ट कीपिंग द फ्यूचर ऑफ थिंग्स टू कम इन 21st सेंचुरीज, ये चीज़ें बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी में ही वह NPE इंट्रोड्यूस की जा रही हैं विदाउट द जनरल पब्लिक रियलाइजिंग कि ये क्यों और कैसे किया जा रहा है. इसमें भी डॉक्टर साहब, इसमें 2 चीज़ें और दी गई हैं कि एक डिग्री आप कर सकते हैं ऑनलाइन और दूसरी ऑफलाइन. एक ही टाइम में, एक ही साल में आप 2 डिग्रियां भी ले सकते हैं. यस, वो इसीलिए क्योंकि आज की डेट में मल्टीपल स्किल्स, मल्टीपल एक्सपर्टीज़ के होने से ही आप बेटर एमोल्यूमेंट्स पा सकते हैं. क्योंकि डिमांड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर्स ए सच, आपको ये भी आना चाहिए, आपको वो भी आना चाहिए. जिनको ये सब चीज़ें आएंगा उन्हीं लोगों को कॉम्पिटिटिवली हायर किया जाएगा. सो दिस इज़ द डिमांड विच इज़ देयर ग्लोबली. आप इंजीनियर हैं पर आपको कॉमर्स नहीं आता, मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आता,
you are of no use because पहले इंजीनियर लार्जली मैन्युफैक्चरिंग करते थे, पर आजकल आज का जो इंजीनियर है वो लार्जली सर्विस सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर उसमें काम उसको वो इनोवेशंस को मैनेज करता है, इनोवेशंस के प्रोडक्ट बना के उनको मार्केट करता है। सो यही सिचुएशन लॉयर्स के साथ है। पुराने लॉयर सिर्फ कोर्ट में जाते थे, पर आज के लॉयर्स तो कॉर्पोरेट सेक्टर है। आपका एवरीथिंग दैट हैपन्स उसके बीच में एक लीगल एग्रीमेंट है। सो लॉयर्स आर नॉट gaining jobs in the courts. Lawyers are largely employed outside the courts. कॉर्पोरेट है या लॉ फर्म में, सब कुछ है। Even family dispute, everything has a law background. Everything has to be insured, everything has to be secured. तो उसके पीछे लीगल फ्रेमवर्क तो आना ही है। जो ये NEP है 2020, इसको आप एक बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट और उसको एक मल्टी डिसिप्लिनरी के तौर पे कैसे देखते हैं? क्योंकि NEP means creating opportunities for lifelong education. So this is, in this sense it is holistic. Holistic means पहले holistic यही था कि आपने 4-5 साल broad education ले ली, थोड़ा बहुत जो neighboring disciplines उसके बाद सीख लिए, बस now the life is set. Retirement तक कुछ नहीं करना. All that is gone. First of all, there is no lifelong employment and there are no lifelong skills. Skills have to be continuously learned, enhanced and so on. So इसलिए framework, मतलब जो बच्चा कॉलेज में जाता है उसको समझ में आ जाना चाहिए, this is an entry into a lifelong education. ये कॉलेज एजुकेशन कभी ख़त्म ना हो जाने वाला सिलसिला है. For few years maybe your parents are supporting it. After that you have to self-support yourself. Yes. नहीं तो you will fall out of equilibrium. जी, इसको नई शिक्षा नीतियों के समावेशी, इंक्लूसिव और इक्विलिटी के उस पे भी तौर पे भी देखा जाता है, इसमें क्या है इसका कहना है? See, equity इसलिए क्योंकि everyone, irrespective of the circumstances in your born, you have to compete with everyone. Right? So everyone has to be educated equally. And in a long life, the differences between the circumstances in which you are born, they will recede into the background. After that, you are competing with everyone on an equal basis. So your differences due to place and the situation of birth, and also the country of birth, because everything is finally the whole economy is getting globalized. You are being hired by all kinds of, you may be hired in India, you are hired by a Korean company, or you are hired by a Japanese company, or a Malaysian company, or a Singapore company, and so on. And where you will get transferred, आज का जो ग्रेजुएट है उसे ये नहीं पता कि 20 साल बाद वो मिडिल ईस्ट में काम कर रहा होगा, यूरोप में काम कर रहा होगा, कहाँ काम कर रहा होगा, उसका बेस कहाँ होगा, उसके बच्चों की एजुकेशन कहाँ होगी. थिंग्स आर चेंजिंग. एक इसमें ये जो दावा किया जा रहा है कि NEP जो है वो जो इंडियन जो नॉलेज सिस्टम है उस पे फोकस है, भारतीय ज्ञान परंपरा कह लो या भारतीय ज्ञान व्यवस्था है, उस पे ज़्यादा फोकस है. ज़्यादा तो नहीं है, पर यह है कि क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम कॉलोनियल टाइम पे शुरू हुआ, तो कॉलोनियल टाइम पे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलावा चीज़ें जो स्कूलों या कॉलेजों में पढ़ाई जाती थी उसका यूरोपियन बायस रहता था. इंग्लिश लिटरेचर, यूरोपियन लिटरेचर, द काइंड ऑफ हिस्ट्री दैट इज़ written by historians from the Western world. Even economics भी. So वो change होगा. क्योंकि today, if you go to best universities anywhere in the world, half the faculty is Indians or the Chinese. So right? So the developments that happened as the human beings evolved over a few thousand years, whether it happened in the Arab world or in the Chinese world or in the South Asia, or in the Central Asia, that comes into the center stage for everyone. So it is not Indian knowledge system, it is the knowledge systems of rest of the world as well.
not just the 200 years of dominance by the industrialized or the colonial world which emanated from Europe. उनकी dominance जो है वो shrink हो जाएगी और सारी Chinese knowledge, Arab knowledge, Central Asian knowledge, South Asian knowledge, ये सारी की सारी will come on an equal footing. एनईपी में कोई वोकेशनल जो एजुकेशन है इस पे भी थोड़ा ज़्यादा बल है। इसलिए बल है क्योंकि गवर्नमेंट इज नो लॉन्गर द एम्प्लॉयर। हर एक को स्किल के हिसाब से नौकरी मिलनी है। जिसके पास हैंड्स ऑन स्किल नहीं है, मेंटल स्किल्स नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, हर तरह की स्किल्स का होना ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू हैव ए सक्सेसफुल एंड सिक्योर मीनिंगफुल लाइफ ओवर ए पीरियड ऑफ 50 years. आज की डेट में इफ़ द average life has gone beyond 70 years and if you enter the job market at the age of 20 years you realize for 50 years you have to skill yourself, continuously upgrade your skills, otherwise आपकी कहीं भी आप redundant हो जाओ। इसी से जुड़ा सवाल है, इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट कोलैबोरेशन पे आप क्या कहेंगे? See, industry is the employers. Very few people are self-employed. You are employed by somebody or employed by some circumstances. Whether it is a service that you are providing, okay, in terms of say courier services, deliveries at home, insurance services, financial package. आज की डेट में तो गवर्नमेंट comes out with lots of social schemes. वो social schemes सिटीजन्स तक कैसे पहुँचे उसके लिए भी यू नीड प्रोफेशनल्स हु विल अनेबल यू टू टेक एडवांटेज ऑफ द स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो इट इज़ इन दिस सेंस जो नॉन गवर्नमेंट सेक्टर है इट हैज़ टू बी स्टेक होल्डर ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। जब तक वो एजुकेशन सिस्टम इन लोगों को वो सारी स्किल्स देगा नहीं जिससे वो सर्विस प्रोवाइडर्स बन सके तो कैसे होगा? सो दिस इज इनएविटेबल एंड एसेंशियल कि सोसाइटी के सारे स्टेक होल्डर्स को एजुकेशन की डिलीवरी में एक हिस्सेदार बनना, स्टेक होल्डर बनना है। सरकार इज जस्ट एन इनिशियल इनेबलर, उसके बाद सरकार इज आउट। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो नया फ्रेमवर्क दिया है स्कूलिंग से, बच्चा जब 3 साल का होता है उसके बाद से 5+3+3+4, इस पे आप क्या कहेंगे? क्या ये काफी सही है, संतुलित है, कैसा है? See, even when the colonial rulers started to regulate the school and college education in India, they wanted कि बच्चे जो है 3 साल की उम्र के बाद भी जिसको आज हम क्रैश करते हैं वहाँ पर जाएं। बिफोर यू एनरोल इनटू ए स्कूल देयर शुड बी ए प्री स्कूल लेवल। जो सार्जेंट कमेटी थी जो 1944 में आई, फाउंडेशन स्टेज नाम दिया है इसको। हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी देर से आर्टिकुलेट होता जा रहा है, पर ये फ्रेमवर्क का हिस्सा किसी ने इतनी जोर से एम्फेसाइज नहीं किया जितना कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किया जा रहा है। इट हैज़ बिकम essential क्योंकि आज की डेट में men and women are both working, and so if a woman has to work when the children are small, the small children have to go somewhere. Mother cannot wait that the child grows up to the age of 7 till she will resume work. Economic compulsions are such that you have to work very soon. So it is an imperative of the contemporary society. इसीलिए इसको 5 साल का जो पहला है वो फाउंडेशन स्टेज रखा गया। Yes, but it starts at the age of 3. Important thing is starting at the age of 3. जब बच्चे को थोड़ी सी समझ आए कि मुझे घर से बाहर जाके वापस आना है, मुझे अपने पेरेंट्स से कुछ देर तक बाहर रहना है, कैसे बैठना है, उठना है, it is now ingrained into the process of getting educated. इसमें अगली स्टेज प्रिपरेटरी है, फिर अपनी मिडिल है और फिर सेकेंडरी।
सो ये जो आज के टाइम्स की इन द बैकड्रॉप ऑफ advancement in technology. So this has become essential things. A child also has the access to the same smartphone that the mother has. Child also sees the same smart TV and he chooses. उसकी चैनल्स अलग हैं टीवी देखे ऊपर, उसकी यूट्यूब में चैनल्स अलग हैं, उसकी एप्लीकेशंस अलग हैं. So child is as much a user, in fact is a better learner of the new technology than the parents. अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो था अभी एनईपी और जो नई शिक्षा नीति 2020 थी. अब यूजीसी ने भी एक नए जो ड्राफ्ट रेगुलेशन तैयार किया है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके एसोसिएट प्रोफेसर, कॉलेज प्रिंसिपल और वाइस चांसलर, इनकी नियुक्ति और इनकी जो अपॉइंटमेंट है उसके लिए नए क्राइटेरिया बनाए हैं, नए मानदंड बनाए हैं. इसमें सबसे पहले आप जो असिस्टेंट लगता है, असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं? See, let's again reflect back. जब हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ बनी तो उसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ वर बिल्ट अराउंड गवर्नमेंट कॉलेजेस. गवर्नमेंट कॉलेजेस में अमूमन ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस प्रोफेसर्स होते थे who came from their own universities and good universities. तो एक फिल्टर रहता था who will become a teacher in the state supported institutions. जी. After the Indian independence, राजबंद कमेटी की रिकमेंडेशंस के हिसाब से एक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बना. यूजीसी. यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का एक रोल ये था कि यूनिवर्सिटियों को ग्रांट्स देना ताकि यूनिवर्सिटीज कैन remain competitive to their counterparts globally. University means universality of higher education. जी. So we wanted to have people of the same ability that the universities elsewhere in the world have. जी. तो इसीलिए UGC ने initially we had no norms. After the NPE, National Policy on Education, 1986 के बाद ही these things were introduced कि हमारे पास एक NET होना चाहिए, नेशनल एजुकेशन टेस्ट. पहले वो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होता था जो साइंस के स्टूडेंट्स के लिए था, हमने उसको एक्सपैंड कर दिया. जो क्वालिफिकेशन एक स्कॉलरशिप पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप मिलने के लिए थी, हमने उसी को बेसिस एलिजिबिलिटी टेस्ट बना दिया. एलिजिबिलिटी टेस्ट बना दिया. और वो जो एलिजिबिलिटी टेस्ट था उसका फिल्टर काफ़ी कम था, कोई भी 55% वाला ना दे सकता था. बट वी नीड इन द यूनिवर्सिटीज़ पीपल जिन्हें रिसर्च का एक्सपोजर है, तो इसलिए हमने बहुत सारे उसमें कहा. वी हैड सम कन्फ्यूजन कि जी पीएचडी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए. वी एक्सपेरिमेंटेड विद दिस. नहीं पीएचडी नेट और पीएचडी कंपलसरी होनी चाहिए. नहीं तो ठीक नहीं है, क्योंकि नेट तो एक दफ़ा ज़िंदगी में पास कर लिया. हाउ कैन नेट बी इक्वल टू समथिंग विच इज पीएचडी. 6-7. सो इस कंफ्यूजन को लॉट्स ऑफ not satisfactory thing happened over 20 years when we tried to have guidelines or regulations for appointment of teachers. कॉलेज तो यूनिवर्सिटी. उससे जो कुछ भी हमने लर्न और अनलर्न किया उसकी बैकड्रॉप में ये नई रेगुलेशंस आई हैं. सो हाउ वेदर दीज रेगुलेशंस विल गिव अस द राइट काइंड ऑफ आउटपुट, ये टाइम ही बताएगा. अच्छा, एक तो डॉक्टर साहब इसमें ना अब नेट जरूरी नहीं रहा. हाँ जी कि आपको नेट ही करना है. जैसे एमटेक है, एमई है, ये एमए कोई किसी ने की है किसी सब्जेक्ट में, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है. क्या होता क्या है कि वो जो नेट एग्ज़ाम था ना, दैट बिकेम हेवीली इन फेवर ऑफ जो आपने 12वीं तक चीज़ें सीखी होती हैं. अब जो लोग टेक्नोलॉजी में जाते हैं, सी दे हैव अ वेरी स्पेशलाइज्ड वे ऑफ लर्निंग थिंग्स एंड लर्निंग स्किल्स ऑफ ए हाई एंड ऑफ टेक्नोलॉजी. उनको आप जो आपने 12वीं में सीखा, इफ यू मेक दैट एज द बेसिस कि आप इस टेक्निकल एजुकेशन में की एकेडमी में रह गए, वो बात ठीक लगती नहीं. इसीलिए इसको नेट को थोड़ा डाइल्यूट किया गया और जो एमटेक और पीएचडी को दोबारा से सेंटर स्टेज मिला है. अब प्रॉब्लम यह है कि
पीएचडी के बाद भी रिसर्चर के लिए इंडिपेंडेंट रिसर्चर होना ज़रूरी है, कुछ साल पोस्ट पीएचडी काम होना भी ज़रूरी है। उसी टाइम पे आप इंडिपेंडेंट रिसर्च करके अपने आप को रिसर्चर इस्टेब्लिश करते हो, पर उसको मेजर कैसे करेंगे ये एक लार्ज सिस्टम में बहुत मुश्किल हो जाता है। इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन आईआईटी। इसमें डॉक्टर साहब एक लिबर्टी और दी गई है। हाँ जी, कि जरूरी नहीं है कि आप जो है कोई सब्जेक्ट जो है अंडरग्रेड पे या पीजी में पढ़े हों Yes. और पीएचडी आप दूसरे सब्जेक्ट में हो, केमिस्ट्री में आप पीएचडी करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको जो केमिस्ट्री है वो अंडरग्रेड में भी हो। ये इसलिए ज़रूरी हो गया कि फ्रंटियर्स ऑफ रिसर्च हैव बिकम इंटरडिसिप्लिनैरिटी। कोई चीज़ प्योर फिजिक्स नहीं रह गई है, कोई चीज़ प्योर केमिस्ट्री नहीं रह गई है, प्योर बायोलॉजी नहीं। एवरीथिंग हैपेंस, फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज आर एट द इंटरफेसेस ऑफ मोर देन वन। कुछ वैसे ही है जैसे सीबीसीएस पहले था, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, उसमें भी सब्जेक्ट दूसरे पढ़ते थे बच्चे पढ़ते थे। तो मतलब अब ये है कि इट डजेंट मैटर, यू मे हैव स्टडीड एनीथिंग at a given point of time, you have an expertise in one area, you are inducted in. But do you realize कि I induct you at the age of 30-35 as a teacher? पर आपने तो 65-70 तक जाना है, उस टाइम पर तो सब्जेक्ट तो बदलता ही रहना। How can I make this rigid restriction कि जो आपने MSc में पढ़ा था, that is the basis of employing you for next 35 years, whereas I am going to, circumstances will force you to change a job every 5-10 years. इसी से जुड़ा है कि जो पहले होता था यूजीसी करती थी प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस, उसकी जगह ले आए पीओपी, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। वो आपने सब्जेक्ट में वो भी इसलिए ज़रूरी हो गया बिकॉज वी वांट ऑल स्टेक होल्डर्स टू बी ए पार्ट ऑफ इवॉल्विंग करिकुलम इन दिस लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस। तो जो सारे स्टेक होल्डर्स का हिस्सेदारी नहीं होगी तो फिर कैसे ये चलेगा। मुझे याद आता है आपने एक बार कहा था कि गुरदयाल सिंह बेशक 10 पढ़े हैं लेकिन वो प्रोफेसर होने चाहिए क्योंकि वो अपने पेशे के, यानी वो एक इतने बड़े साहित्यकार हैं, इतना उनका नाम है, इसलिए वो दिया ना पंजाब यूनिवर्सिटी का ज्ञान रत्न अवार्ड दिया ना हमने। ये जो इंट्रोडक्शन है ये भी कुछ वैसी ही है। श्योरली इट इज इन दिस सेंस। मतलब जो लोग कॉरपोरेट सेक्टर में चले जाते हैं या इंडस्ट्रियल रिसर्च में चले जाते हैं जिनके 100 200 पेटेंट्स हैं, अगर उनका बेनिफिट बच्चों स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटीज और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स में ना मिल सके ऑन इक्वल बेसिस, तो ये तो ठीक बात नहीं है। डॉक्टर साहब जो वाइस चांसलर है उसकी नियुक्ति को लेकर भी काफी बदलाव किए गए हैं। एक तो उनका टर्म बढ़ा दिया गया, 3 से 5 कर दिया गया। दूसरा उसमें अब एकेडमिशियन ही हो ये अनिवार्य नहीं है, अब वो कोई प्रोफेशनल भी हो सकता है, वो किसी भी एरिया में अपना कोई महत्व रखता हो वो अब बन सकता है वाइस चांसलर। लेट मी अगेन टेक यू बैक। जब यूनिवर्सिटियां बनी और कॉलोनियल गवर्नमेंट में आया, पहले तो यूनिवर्सिटियां सिर्फ एफिलिएटिंग बॉडी थी, तो ये फुल टाइम वीसी होता ही नहीं था। फुल टाइम वीसी 20वीं सदी की इजाद है जब 1904 का इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट आया। उसके अंदर वाइस चांसलर की टर्म सिर्फ 2 साल थी। 2 साल थी और वाइस चांसलर बनाने की एब्सोल्यूट पावर वाइस रॉय के ऊपर थी। सिर्फ 5 ही यूनिवर्सिटियाँ थी जी। इवन एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वी हैड ओनली 20 यूनिवर्सिटीज। तो 1938 में आफ्टर द इलेक्शंस इन इंडिया इन 1935 वेयर वी हैड few provincial governments and education ministers were there also in the provincial governments, and we had lots of states which had governors. So he said कि वाइस चांसलर को अपॉइंट करने का अधिकार जो है वो वाइस रॉय की जगह गवर्नर्स को दिया जाए। यही चीज इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद रही, बाद में गवर्नर्स के बाद। और जब हमारे यहाँ जब फेडरल सिस्टम आया, नाउ फेडरल सिस्टम में अब एक पार्टी सेंटर में है एंड there we have so many states, उसके अंदर different political dispensations हैं, education is a state subject। अगर आप सारी पावर गवर्नर को दे देते हैं which is an appointee of the central government, so it causes lots of heart burning rest of this thing। इसलिए हर एक स्टेट ने अपना यूनिवर्सिटीज़ के लिए डिफरेंट एक्ट है। देयर इज अ महाराष्ट्र गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ एक्ट विच अप्लाइज टू होल ऑफ महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल अप्लाइज टू होल ऑफ वेस्ट बंगाल, केरला अप्लाइज टू केरला। सो हर एक के एक्ट। लेकिन इसमें कुछ अच्छे बदलाव भी किए गए हैं, जैसे अब वाइस चांसलर तो
एक वाइस चांसलर का जो चांसलर का नॉमिनी होगा और एक यूनिवर्सिटी के बोर्ड का या सेनेट है, सिंडिकेट है या वहाँ पे कोई गवर्निंग एग्जीक्यूटिव है उसका मेंबर होगा और एक मेंबर होगा एक्सपर्ट। इसमें 3 लोगों की सिलेक्शन पर वो कमेटी होगी। एक्सपर्ट कौन अपॉइंट करेगा? और वो तो सरकार ही करेगी। हाँ, प्रॉब्लम ही तो यही है। सो लेट मी रिमाइंड यू, जब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज इंडिया में बननी शुरू हुई तो पहली एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी थी पंतनगर में। इंडिया की दूसरी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी थी पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एट लुधियाना। पंतनगर और लुधियाना के एक्ट के अंदर देयर इज इट्स देयर इन दैट एक्ट कि एक गवर्निंग बॉडी होगी जिसके बहुत सारे स्टेक होल्डर, उसका चेयरमैन प्रेजेंट वाइस चांसलर होगा और उस बॉडी का के अंदर उस स्टेट का चीफ सेक्रेटरी भी होगा। हाँ, और ये जो तो खराब बॉडी चीजें है अब इतिहास हो गई। इतिहास नहीं हुई है। हाँ। आज भी पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एक्ट वही है 1961 में जो दे रखा है, उस एक्ट में कोई बदलाव नहीं आया है। सो जो इवन द present vice chancellor of Punjab Agricultural University stands appointed on that basis। ये इक्का दुक्का उदाहरण है लेकिन जो पर सरकार ये ने अभी एक किया बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हर यूनिवर्सिटी के एक्ट के अंदर ये होना चाहिए कि वाइस चांसलर के पास रिकमेंडेशंस कैसे गवर्नर के पास पहुंचेंगी। इट शुड बी ए पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज एक्ट ताकि ये चीज कंट्रोवर्सी में नहीं आए। सो यूनिवर्सिटीज एक्ट्स में ऑल अक्रॉस द स्टेट्स in a conference of chief ministers or preferably in a conference of chief ministers, a consensus should be evolved as to how in the Universities Act something which is equivalent of Punjab Agricultural University Ludhiana Act will be inserted, and this will put all controversies to rest for all time to come। ये आपका एक अच्छा सुझाव है। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम अब यहीं समाप्त करना चाहेंगे। प्रोफेसर ग्रोवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद Thank you, जोगिंदर यहाँ जी। आने के लिए।